ईरान के जो दारा प्रथम थे, जो राजा थे वहां के ईरान के, बोल्ड शिलालेख लिखवाया करते थे और उनके शिलालेखों को देखते हुए इससे प्रेरणा मिली है कि मुझे भी भारत में ऐसे शिलालेखों का निर्माण करवाना चाहिए। इसके बाद जो इतिहास याद करे और इतिहास के बाद अगर बात की जाए, दुनिया जब उन्हें पढ़े तो पढ़ने के बाद उसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि जो गलतियां एक महान सम्राट ने गलती की होगी, मुझे गलतियां वो नहीं करनी होगी। ठीक, तो आपसे अगर पूछी जाए तो प्रेरणा के बारे में तो आप बता देंगे ईरान के जो राजा रहे होंगे, ईरान के, मैं आपसे बोल दे रहा हूं, ईरान के दारा प्रथम से। ये केवल शॉर्ट में मैंने आपको ये लिख दिया, आप नोट्स बनाएंगे तो इन बातों को जैसा मैंने बोला वैसे आप इन बातों को लिख पाएंगे। इसके बाद हमने आपसे कहा शिलालेखों में उसने 14 तो बड़े शिलालेख लिखवाए, बड़े शिलालेख बोल सकते हैं, और शिलालेख भी जो लिखवाए गए बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखवाए गए हैं आपके, तो चट्टान करके भी लिख देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तीसरे नंबर पे याद करेंगे 13 छोटे शिलालेख हैं आपके, छोटे बात कर ली हमने। और अगर बात करी जाए चौथे नंबर पे तो 7 आपको मैंने स्तंभ लेख बताए थे आपको, स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख किस तरीके से हुआ करते थे एक बार फिर से बना के बता देता हूं मैं आपको। स्तंभ लेख में मैंने आपसे कहा था इस तरीके के स्तंभ हुआ करते थे, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ करते थे। ये भाषा पूछ ले तो आप बता देंगे प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले तो ऊपर इस तरीके से ना ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, यहाँ पे एक जानवर का जो है चित्र अंकित हुआ करता था, जानवर बना हुआ करता था। अब जानवर अगर आपसे पूछ ले तो जानवर में क्या क्या है जो बौद्ध धर्म के से रिलेटेड थे, जैसे कि मैंने कहा शेर हो गया, घोड़ा हो गया आपका, हाथी हो गया, हाथी के साथ साथ मैंने कहा बैल हो गया। इस तरीके से जानवर इस पे अंकित है, जानवरों की आकृति बनी हुई है। 7 आपके शिलालेख, आप जो स्तंभ लेख आप ध्यान रखेंगे। ये बात आपको याद हो गई होगी। कहां से प्रेरणा मिली है? ईरान के दारा प्रथम से मिली है। इतनी बातें सुनकर आपको लगने लगा होगा कि आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम अगर आपसे बात करें, अब इन शिलालेखों की भी भाषा पूछ ली जाती है कभी कभी। अगर आपसे भाषाएं पूछी जाए इसकी, इस पर कौन सी लिपि पूछी जाए तो लिपि का ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पर जो अशोक के शिलालेखों में जो देखने को मिली हमें, वो ब्राह्मी लिपि देखने को मिली है। ब्राह्मी लिपि प्लस प्राकृत लिपि मिली है आपकी, ब्राह्मी प्लस प्राकृत। तो ब्राह्मी प्लस प्राकृत के बारे में अगर आपसे पूछ ले ये कैसी लिपि होती है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो जब ब्राह्मी प्लस प्राकृत लिपि में मिले हैं, बाएं से दाईं ओर मिले होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात करें तो हम खरोष्टी के बारे में याद कर लेंगे। खरोष्टी लिपि सर ने बताई थी, क्या थी खरोष्टी लिपि? जिस प्रकार उर्दू होती है दाएं से बाएं, उस तरीके से खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी आपकी। 2 लिपियों के बारे में आपको चर्चा हो गई। 4 लिपियां आपको पढ़नी है। तो ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में आपने देखा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि को ब्राह्मी या प्राकृत लिपि बोलते हैं। उसके साथ साथ खरोष्टी लिपि हमने आपको बता दी। खरोष्टी लिपि में क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरी लिपि आप याद कर लेंगे अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि, तो अरमाइक लिपि आपसे पूछी जा सकती है ये क्या है, क्या खास बात है इसमें, तो आप बताएंगे ये लिपि ईरान की लिपि है, तो ईरानी है ये लिपि, ईरानी लिपि में भी पाए गए। और चौथी लिपि की अगर आपसे बात कर ली जाए तो चौथी लिपि के बारे में आप बात करेंगे, आपकी ग्रीक भाषा के बारे में बात करेंगे या ग्रीक लिपि के बारे में बात करेंगे।